हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर समास पढ़ा और समास हमारा यहाँ पर एंड हो गया था। हमने सारे समास के भेद पढ़ लिए। आज हम इसको रिवाइज करेंगे और इसके आगे के जो कुछ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने समास के बारे में बताया था कि समास के यहाँ पर 6 भेद होते हैं और समास क्या होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। और समास और संधि में क्या अंतर बताया था कि समास जो है दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है और संधि जो है दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समास के 6 भेद हमने पढ़े थे। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरणों को इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें लगता है कि समझ में आ गया है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं, उदाहरण जब हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा समास किस उदाहरण में है। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहला है आपका अव्ययी भाव। क्या कहा था, जिसमें प्रथम पद प्रधान होगा और अव्यय होगा, उसको क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास। इसके जो समस्त पद है वो क्रिया विशेषण होता है, और यदि पद की आवृत्ति हो, यानी कि लगातार दो पद आए, तो उस समय वो क्या होता है, वो आपका अव्ययी होता है। तो ये है अव्ययी भाव समास। और इसके कुछ उदाहरण भी हमने यहाँ पर किए थे। जैसे आपका यहाँ पर क्या हो गया है, यथाशक्ति। तो शक्ति के अनुसार आजन्म, प्रतिदिन, आमरण, बखूबी, आजीवन, रातों रात, दिनों दिन और घड़ी घड़ी। तो यहाँ पर देखिए वर्ण की, पद की आवृत्ति हो रही है। तो ये जो समास है, यहाँ पर जो समस्त पद है, ये आपका अव्ययी है। ठीक है ना। और आगे ऊपर देखिए आमरण, प्रतिदिन, ये आपके विशेषण है। हमने क्या कहा था परिभाषा में कि प्रथम पद अव्ययी होगा और जो समस्त पद है और प्रथम पद ही यहाँ पर प्रधान होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण होता है ना। तो ये आपका क्रिया विशेषण है, जैसे आजन्म हो गया, यथाशक्ति हो गया। लेकिन जब पदों की आवृत्ति होती है तो उस समय वो आपका अव्ययी होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे घड़ी घड़ी, रातों रात, ये आपके क्या है, क्योंकि पदों की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब दो बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये अव्ययी है। तो ये था आपका क्या, अव्ययी भाव समास। साथ ही साथ यहाँ पर इसके बाद दूसरा आपका क्या है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी में आपका पूर्व पद प्रधान था, यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व आपका गौण होता है। विग्रह करते समय दोनों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर कोई भी कारक चिन्ह आ जाता है। प्राय उत्तर पद आपका विशेष्य होता है और आपका जो पूर्व पद है वो आपका विशेषण होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके भी 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक के का लोप हो। जब आप क्या करते हैं, जिसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो, तो वहां पर आपका कर्म तत्पुरुष होता है और इसका कारक चिन्ह क्या है, को। तो जैसे वन गमन, वन गमन, तो वन को गमन, तो को का लोप हुआ था यहाँ पर। ऐसे ही ग्रामगत, ग्राम को गत, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, और मरणाशन। तो ये सभी जो है किसके हैं, करण तत्पुरुष के उदाहरण है। इसके बाद देखिए, सॉरी, कर्म तत्पुरुष के उदाहरण है। अब है करण दूसरा। सबसे पहले इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो आपका से है, और जहां पर सभी में एक जैसा ही आएगा, बस यहाँ पर कारक चिन्हों की बात है। ठीक है, तो करण है तो करण कारक के चिन्ह का यहाँ पर लोप होता है। संप्रदान होगा तो संप्रदान कारक के चिन्ह का लोप होता है। बस यही बात है, बाकी तो सब कारक की तरह ही है। तो यहाँ पर देखिए, मन माना, मन से माना हुआ, ये आपका यहाँ पर किसका लोप हुआ था, से। और जब आप विग्रह करेंगे उस समय आपको वो कारक चिन्ह मिल जाएगा। ठीक है, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रेखांकित, रेखा से अंकित, ये हम कल भी पढ़ चुके थे तत्पुरुष समास तक। ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष में जहां इसके पूर्व पक्ष में क्या होता है, संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है, यानी कि इसका जो कारक चिन्ह है वो क्या है, के लिए है। जैसे डाक गाड़ी, तो क्या हो जाएगा, डाक के लिए गाड़ी। और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये सभी शब्द क्या है, आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका संबंध कारक है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं अपादान तत्पुरुष समास। तो देखिए, जहां समास के पूर्व पक्ष में क्या होती है, अपादान की विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, या यहाँ पर भाव लिखा हुआ है, वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। और इसके यहाँ पर उदाहरण क्या है, देखिए इसका चिन्ह क्या है, से। और जब इस उदाहरण में देखेंगे आप, जब हम इनका विग्रह करते हैं तो उस समय आपको विग्रह करने से जो आपके कारक चिन्ह है वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे धनहीन, धन से हीन,
ऐसे ही दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन, भयभीत, भय से भीत, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, आशातीत, आशा से अतीत। इन सभी उदाहरणों को आप जल्दी से लिख लेंगे। पांचवा है यहाँ पर संबंध कारक, जहां समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का की के का लोप होता है, वहां पर आपका संबंध तत्पुरुष, जैसे ग्रह स्वामी, घर का, ग्रह का स्वामी, गंगा जल, गंगा का जल, घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। तो ये सभी उदाहरण हम कल भी इसको हमने रिवाइज किया था। और अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, जहां पर अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात मैं और पर, इसके दो चिन्ह हैं, मैं और पर। तो मैं और पर का जहां लोप हो, यानी कि विग्रह जब आप करेंगे तो आपको मैं और पर मिल रहा है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे, ये आपका क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे यहाँ पर आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, तो पर का लोप हुआ था और जैसे विग्रह किया तो आपको पर मिल गया। ऐसे ही आप बीती, आप पर बीती, तो पर चिन्ह का यहाँ पर आपका लोप हुआ था। लोप होने का मतलब जब आप इसको समास में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ये चिन्ह नहीं दिखेगा, और जैसे ही विग्रह करेंगे तो आप यहाँ पर इन चिन्हों को लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद था बहुव्रीहि समास। देखिए लास्ट बहुव्रीहि है। फिर हमने कर्मधारय समास की बात की थी। पहला आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के भी 6 भेद थे। ठीक है, और अब है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में पहला पद आपका विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से समास में विशेषण और विशेष्य होता है, विशेषण और विशेष्य होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो कौन से समाज में विशेषण और विशेष्य होते हैं, तो कर्मधारय समाज में विशेषण और विशेष्य होते हैं, अथवा इसमें एक उपमान होता है और दूसरा उपमेय होता है। इसका जो उत्तर पद है वो प्रधान है, उत्तर का मतलब बाद का पद प्रधान है, और विग्रह करते समय आपको इन दोनों के बीच में क्या क्या चिन्ह मिल जाएंगे, क्या क्या शब्द मिलेंगे, के समान या है जो या रूपी, इनमें से कोई भी शब्द आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था महाराजा, तो महान है जो राजा, तो है जो राजा, क्या कहा, विग्रह करते समय ये चिन्ह आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक विशेषण होगा, जो पहला पद है वो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। तो महाराजा किसकी विशेषता बताई है, राजा की विशेषता। कौन है महा, राजा है महा, तो राजा क्या होगा, यहाँ पर विशेष्य होगा। कैसा है राजा, महान है, तो ये महा आपका विशेषण है। ऐसे ही श्वेतांबर, अंबर की बात की गई है, यहाँ पर श्वेत और अंबर से मिलकर श्वेतांबर बना है। तो देखिए श्वेतांबर, श्वेतांबर में आप कौन सी यहाँ पर देखिए है जो, श्वेत है जो, तो प्रथम पद आपका क्या है, विशेषण है, और द्वितीय पद आपका क्या है, विशेष्य है। विशेष्य क्यों है, क्योंकि अंबर की विशेषता बताई गई है। ऐसे ही नील गाय, तो प्रथम पद आपका नील और उत्तर पद आपका गाय है। तो नील गाय, नील गाय में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। क्यों है, क्योंकि यहाँ प्रथम पद आपका क्या है, विशेषण है, और द्वितीय पद विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य दो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन जब बनते हैं ना, तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष्य, प्रथम पद आपका यानी पूर्व पद आपका विशेष्य होगा, विशेषण होगा, और उत्तर पद आपका विशेष्य होगा। तो नीली है गाय, तो गाय की विशेषता बताई गई है, किसकी विशेषता, गाय की विशेषता, गाय विशेष्य हो गया, और जो उसकी विशेषता बताई है वो तो विशेषण होगा। ठीक है, ऐसे ही परमानंद, तो इसको जब आप विग्रह करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, परम धन आनंद। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परम धन आनंद आ जाता है। तो परम धन आनंद किसका, किसकी विशेषता बताई गई है, आनंद। कैसा आनंद, परम आनंद। तो यहाँ पर जो आनंद है ये आपका विशेष्य है, आनंद की विशेषता बताई गई, और किस प्रकार का आनंद है, परम, तो वो आपका विशेषण हो जाता है। महात्मा, तो महाधन आत्मा, तो महात्मा किसकी, आत्मा, कौन है भाई, महान, महान है आत्मा। ठीक है, तो आत्मा की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर आत्मा आपका क्या है, आत्मा आपका विशेष्य है, और महान कौन है, महा विशेषण है। ठीक है ना, तो ये है आपका कर्मधारय समास। इसके बाद आपने द्विगु समास पढ़ा था। द्विगु समास में क्या है, जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यात्मक विशेषण, वहां भी विशेषण और विशेष्य का कॉम्बिनेशन होता है, किसमें, कर्मधारय समास में। द्विगु समास में क्या कहा गया है, इसकी पहचान ही ऐसी है, इसमें आपको संख्यावाचक विशेषण बताया गया है।
यानी कि जो आपका पूर्व पद होगा, जो पहला पद होगा, वहां पर कोई ना कोई संख्या होगी और वो किसी की विशेषता बता रही होगी। तो विशेषण के भी आपने प्रकार पढ़े थे, जिसमें आपका पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा आपका क्या था, परिमाणवाचक, फिर संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 विशेषण के क्या थे, प्रकार थे या विशेषण के भेद थे। अब यहाँ पर क्या कहा है, पूर्व पक्ष यानी कि जो पहला पद होगा वो आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। जहां द्विगु वहां पर क्या कहेंगे आप, द्विगु समास कहेंगे। और जब आप समास के विग्रह करेंगे तो उस समय आपको समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि उस समय आप समूह और समागार जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे त्रिकोण था, त्रिकोण का अर्थ क्या होता है, 3 कोणों का समाहार। जहां पर 3 कोण बनते हैं उसको कहा जाता है त्रिकोण, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, यहाँ पर 3 कोणों का समाहार हुआ है। दोपहर, 2 पहरों का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, दोपहर, ठीक है। अब समूह शब्द आया है, ऊपर समाहार शब्द आया है, और आगे से देखिए 3 2, नीचे देखिए पंचतंत्र। तो 5 तंत्रों के समूह को पंचतंत्र कहा जाता है। तो पंचतंत्र में 5 आपकी संख्या है और तंत्रों का समूह, तो समूह आया है। त्रिफला, 3 फलों का समूह त्रिफला कहा जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण आई है, किसकी विशेषता बताई है, फलों का, ठीक है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का जो समाहार होता है उसको क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो क्या आ रही है, एक तो यहाँ पर आपका संख्यावाचक विशेषण आ रहा है, ठीक है। सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, उसे सप्ताह कहा जाता है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। तो देखिए सभी में संख्या आ रही है, 3 2 5 3 3 7 9 4 5, इस प्रकार से। जैसे पंजाब, 5 आबों का जो समूह है उसको पंजाब कहा गया है। चौराहा, 4 राहों का जो समूह होता है उसको चौराहा कहते हैं। नवग्रहों में 9 ग्रहों का समाहार। तो ये है आपका द्विगु समास। तो बहुत ध्यान से देखना है, कर्मधारय समास में क्या होता है और द्विगु समास में क्या होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण आ जाता है। इसके बाद देखिए द्वंद्व समास। देखिए 2 पद समान होते हैं। अभी तक हमने क्या कहा था कि एक पद उत्तर है, दूसरा प्रधान है। उत्तर और प्रधान, एक उत्तर पद है, एक तो गौण है और दूसरा प्रधान है, ठीक है ना। या तो पूर्व पद उत्तर आपका प्रधान था या तो उत्तर पद। लेकिन यहाँ पर समस्त पद में दोनों पद समान होते हैं, क्योंकि जब आप समास करते हैं, 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो आपके पास समास मिलता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। यहाँ क्या कहा गया है कि समस्त पद में दोनों पद समान होते हैं, इसमें कोई भी उत्तर या कोई भी प्रधान या गौण नहीं है, दोनों ही समान है, दोनों की बराबर क्या है, वैल्यू है। तो जैसे दिन और रात, दिन रात। और इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस प्रकार से, क्योंकि जब दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर एक डैश लगाया जाता है, जलवायु, माता पिता, तन मन, नर नारी, दादा दादी, लाभ हानि, अमीर गरीब, तो सभी में इस प्रकार के चिन्ह लगाए जा रहे हैं डैश करके। और यहाँ पर जब आप विग्रह करते हैं तो यहाँ पर क्या चिन्ह आ जाता है, और, तथा, या, अथवा, ठीक है। माता और पिता, जल और वायु, दिन और रात, ठीक है। लाभ हानि को आप क्या कहेंगे, या तो लाभ होगा किसी को या तो हानि होगा, लाभ या हानि दोनों में से एक होगा। अमीर और गरीब, ठीक है। तो ये है आपका द्विगु समास के कुछ उदाहरण और इसकी परिभाषा। अब द्विगु के बाद देखिए बहुव्रीहि समास, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास आता है। जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो यहाँ पर देखो पीले हैं वस्त्र जिसके, इन सभी शब्दों को मिला करके हमने एक नए शब्द का यहाँ पर निर्माण किया, या नए शब्द का यहाँ पर बना है, नया शब्द आया है पीताम्बर, ठीक है ना। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, उसको पीताम्बर कहा गया है, यानी कि श्री कृष्ण की बात हो रही है। 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो किसकी भुजाएं हैं, चतुर्भुज, उसको कहा गया है। तो नए शब्द की यहाँ पर रचना हुई है, एक नया ही शब्द आया है, ठीक है। त्रिलोचन, 3 आंखों वाला शिव है और इसको त्रिलोचन कहा गया है। लंबी भुजाओं वाला, तो दीर्घ बाहु, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका। गज जैसा आनंद वाला, यानी कि गजानन, और गिरि को धारण करने वाला गिरिधर कहा जाता है। 10 है कंठ जिसके, उसको 10 कंठ कहा जाता है। और कमल के समान नयनों वाला, कमल नयन। और ये सभी जो है इनके लिए यहाँ पर, जैसे श्री कृष्ण, विष्णु, शिव, इनके लिए ये जो है अलग से नाम यहाँ पर समास में रखे गए, ठीक है। तो ये है आपके सभी समास, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से समास, सभी समासों को हमने पढ़ा।
ठीक है, और अच्छे से उसको समझा भी, और आज हमने उसका रिवीजन भी किया है। अब इन्हीं समास पर कुछ हम यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न लाएंगे और उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए, समास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है, साथ ही साथ आप प्रश्नों को लिख भी लेंगे। तो ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है क्या लिखा है, घुड़दौड़ का समास विग्रह कीजिए। अब विग्रह करना है, इसको तोड़ना है, ठीक है ना, इसका समास विग्रह करना है। घुड़दौड़ का, किसका, घुड़दौड़ का अपने समास विग्रह करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला है यहाँ पर घोड़े जैसी तेज दौड़ या घोड़े की दौड़, और दौड़ने वाला घोड़ा या घोड़ा और दौड़, तो घुड़दौड़, घुड़दौड़ क्या हो जाएगा, घोड़े की दौड़। तो इसका जो ख ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। ऐसे ही दूसरा है दशानन, दशानन में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, इसमें आंसर भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि बहुव्रीहि समास है। क्यों है बहुव्रीहि समास, कोई बता सकता है, GGIC फागलपुरमा, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसकी परिभाषा कौन बताएगा। चलिए, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। दशानन में कौन सा समास है, उत्तर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है बहुव्रीहि समास है। क्यों है बहुव्रीहि समास, क्या होता है बहुव्रीहि समास में, कोई बच्चा माइक ले लीजिएगा और जल्दी से इसका बहुव्रीहि समास को बताइए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दशानन में कौन सा समास है। चलिए कोई नहीं, आप देख लीजिए, अभी हम इससे पहले उसको हमने रिवाइज भी किया था, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जो समस्त पद है उसमें जो है आप दो या दो से अधिक शब्दों को जब मिलाते हैं ना, एक नया शब्द बनता है। ठीक है ना, अब दशानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। तो इसका अर्थ क्या होगा, दशानन का अर्थ क्या है, 10 है आनंद जिसके, तो उसको क्या कहा जाता है, दशानन। तो एक नया शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, दशानन, किसको कहेंगे, 10 है आनंद जिसके 10 मुख है, उसको क्या कहा जाता है, दशानन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। अब देखिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, कर्मधाराय, दिगु, द्वंद्व दिगु या अव्ययी भाव समास, चौराहा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है दिगु समास है। दिगु समास की चलिए परिभाषा बताइए, क्या होता है दिगु समास में, कोई बच्चा जिसको आता है इसका आंसर, दिगु समास क्या होता है, जल्दी से हाथ खड़े करके माइक ले लीजिए। दिगु समास की क्या विशेषता है, दिगु समास क्यों है, यहाँ पर चौराहा शब्द में दिगु समास क्यों है, आता है किसी को। चलिए, दिगु समास में हमने क्या कहा था, जहां पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण आता है वहां पर आपका दिगु समास होगा, आपका संख्यावाचक क्या होगा, विशेषण होगा पूर्व पद में। अब देखिए, चौराहा शब्द लिखा है, चौराहा, ठीक है, चौ का मतलब 4 राहों वाला, राहा, 4 राहों वाला, समूह कह सकते हैं आप इसको, 4 राहों वाला या 4 राहों का समूह। चौराहा किसको कहा जाता है, जहां पर 4 राहें होते हैं, 4 रास्ते होते हैं, उसको चौराहा कहा जाएगा। और हमने क्या कहा था कि दिगु समाज में प्रथम पद आपका एक संख्यावाचक विशेषण होगा और द्वितीय पद तो आपका क्या होगा, वो तो आपका विशेष्य होगा। किसकी विशेषता बताई है, राहों की। तो चौराहा ये आपका संख्यावाचक क्या है, विशेषण है, ये आपका संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यहाँ पर चौराहा में दिगु समास कहा गया है। साथ साथ इसको रिवाइज भी आप कर रहे हैं कि दिगु समास क्या होता है, 4 राहों वाला। इसमें प्रथम पद जो है आपका क्या होता है, जिसको आप पूर्व पद भी कहते हैं, ये आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है ना, तो दिगु समास इसलिए यहाँ पर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर तिरंगा लिखा है और इसमें भी द्विगु समास की बात की गई है, तो वही चीज यहाँ पर भी आएगा कि प्रथम पद में कोई संख्यावाचक विशेषण होगा। तो तिरंगा 3 रंगों का समूह, 3 रंगों वाला या 3 रंगों का समाहार, यहाँ पर तिरंगा होगा। तो प्रथम आपका तिरंगा का मतलब 3 से संख्यावाचक आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन भी आप कर लीजिए। 5वां प्रश्न है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, देव जो महान है। अब इसका ये देखिए, ये जो देव जो महान है, इसको आप ये तो विग्रह करके आपको लिखा है, यदि आप इसका समास बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? देव जो महान है उसको क्या कहा जाएगा? जीजीआईसी भागलपुर में जो देव महान है इसका समास क्या होगा? देव जो महान है इसका समास क्या होगा? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जीजीआईसी भागलपुर में आपको आवाज आ रही है? हैंड रेज कीजिए। चलिए आवाज आ रही है तो जरा माइक ले लीजिए। आपको कितना समझ में आया समास अभी तक, वो आप बताइए। चलिए माइक ले लीजिए, बेटा माइक ले लीजिए। देखिए प्रश्नों के साथ हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, देव जो महान है, इसको क्या कहेंगे हम? मैम कर्म था इसका आंसर। आंसर तो दिख रहा है, लेकिन जो मैं ये कह रही हूँ कि देव जो महान Yes, है ma'am. इसका समास, इसको एक शब्द कैसे लिखेंगे? जब इन शब्दों को आप जोड़ेंगे ना, समास होता क्या है, जब आप 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं। तो देव जो महान है, Yes, ma'am. इसके लिए एक समास शब्द क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? Yes, ma'am. आप बता। आप अपना नाम बताइए पहले। मैम नैना। नैना। नैना, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कर्म धाराई समास, तो आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? अब आपको यहाँ से नहीं, आप कितना इस चीज को समझ चुके हैं वो आप बताइए। अब यहाँ पर जो लिखा है देव जो महान है, हमने क्या कहा? समास क्या होता है बेटा, पहले ये बताइए आप मुझे, समास होता क्या है? वो बता दो। आता है आपको नैना? नो मैम। अच्छा समास नहीं पता, इससे पहले की क्लास में नहीं नो थे मैम। आप? नो मैम। चलिए चलिए बैठ जाइए फिर, नहीं थे तो फिर अब ठीक है मैम। आपका ये जो चैप्टर है ये कई दिन से चल रहा है, ठीक है? इसमें हमने समास के सभी भेदों को पढ़ा दिया है, ठीक है? नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से सुन लीजिए। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को कहा जाता है। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को कहा जाता है। समास में जो आपका प्रथम पद होता है, जैसे इससे पहले क्या था यहाँ पर, तिरंगा, तिरंगा। अब जो ये तिरंगा शब्द है ये किससे मिलकर बना है? 3 रंगों वाला या फिर 3 रंगों का समाहार या समूह, 3 रंगों का समूह, ठीक है? 3 रंगों का समूह। इन 3 रंगों के समूह से तो समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। हमने इन 4 शब्दों को मिलाकर एक शब्द दे दिया तिरंगा नाम, ठीक है? इसके भेद भी हैं अलग अलग, ठीक है ना? समास के 6 भेद हैं, ठीक है? तो यहाँ पर तिरंगा जो शब्द है ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल है, ठीक है? इसी के आधार पर यहाँ पर समाज में 2 पद होते हैं। अब देखो 3 और रंग,
इन दोनों शब्दों के, चलिए इसको मैं बाद में बता दूंगी कल की क्लास में। तो यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहा जाएगा? समास कहा जाएगा। समास के यहाँ पर हमने 6 भेद आपको बताए थे। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के भी हमने 6 भेद किए थे। ठीक है, आपने नहीं लिखा है तो इसलिए आप यहाँ से जल्दी से इसको लिख लीजिए कि समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज और बहुव्रीहि समाज। जल्दी से इन 6 भेदों को लिख लीजिए और कल की क्लास में बने रहेंगे ताकि हम इसको आगे एक बार फिर से आपको बताएं और देन क्वेश्चन आंसर हम करें। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। 6 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। समाज को हमने अभी तक 3 लेक्चर ले चुके हैं समाज के, और ये आपका चौथा लेक्चर है। तो हमने समाज के बारे में बताया था, उसको विग्रह कैसे किया जाता है। ठीक है, और समाज के सभी भेदों के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नहीं तो आप इससे पहले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी, देन क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।